बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय समाज के ये सेकेंड यूनिट के संघर्ष टॉपिक के अंदर हम पूर्व के अंदर संघर्ष की क्या परिभाषाएं और अर्थ होता है उसका अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही संघर्ष क्या होते हैं, इसके साथ साथ सामाजिक संघर्ष जो है वो दो प्रकार का होता है, सामाजिक संघर्ष और भावात्मक संघर्ष, जिसमें हम ये जान चुके हैं कि सामाजिक संघर्ष जो है उसके क्या संघर्ष के क्या आयाम होते हैं, सामाजिक संघर्ष किसे कहा जाता है। अब अगले भाग के अंदर हम ये अध्ययन करेंगे कि सामाजिक संघर्ष की क्या विशेषताएं होते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि सामाजिक संघर्ष जो होता है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या समूह के बीच में जब किसी प्रकार का संघर्ष पाया जाता है, जिसमें वो या तो हिंसा करके या हिंसा की धमकी दे करके या किसी प्रकार से अपना विरोध दर्ज करा करके इस प्रकार का संघर्ष जो है उनमें पाया जाता है। तो ये सामाजिक संघर्ष जो है वो एक सामाजिक घटना है जो किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति में घटित होता है और दो या दो से अधिक समूह के बीच में ये घटना होती है। इस कारण से इसको सामाजिक घटना की संज्ञा जो है वो दी जाती है। दूसरी चीज़ है कि सामाजिक संघर्ष जो है वो लक्ष्य से संबंधित होता है कि सामाजिक संघर्ष का आधार कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जिसके कारण से जो समूह हैं वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। फिर सामाजिक संघर्ष का आधार प्रतिरोध होता है कि वो किसी न किसी इस प्रकार की चीज़ पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, जिसके कारण से वो उस पर जो है सामने वाले व्यक्ति की या जो भी हमारा प्रशासन है उसकी सहमति को लेना चाहते हैं। इसलिए ये परस्पर विरोधी लक्ष्य से होता है। सामाजिक संघर्ष में परस्पर तनाव पाया जाता है, क्योंकि संप्रदाय के लोग जब तनाव की स्थिति में होते हैं तभी ही किसी न किसी प्रकार का संघर्ष जो है वो उसमें उत्पन्न होता है। उसके बाद है सामाजिक संघर्ष के कारक या कारण, कॉजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि किन कारणों के कारण से जो सामाजिक संघर्ष है वो उत्पन्न होता है। उसमें पहला है दोषपूर्ण पालन पोषण। सामाजिक संघर्ष का एक कारण बच्चों में का जो पालन पोषण है वो दोषपूर्ण होना है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि भारतीय परिवेश के अंदर जो है समाज के अंदर बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण जो है वो दोषपूर्ण होने के कारण वो समाज में एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं या घृणा करते हैं, और इसी कारण से उनमें आपस में सामाजिक संघर्ष जो है वो पाया जाता है। दूसरी चीज़ है धार्मिक विश्वास। भारत जो है एक विविधतापूर्ण देश है, जिसके अंदर विभिन्न धर्म और विभिन्न संस्कृति के लोग जो है वो परस्पर निवास करते हैं। तो परस्पर विरोधी धार्मिक विश्वास के कारण या और संकुचित मानसिकता के कारण सामाजिक संघर्ष जो है उसका जन्म होता है। इसी एक उसका बड़ा कारण देखा गया है कि धार्मिक कट्टरता के कारण भी देश के अंदर बड़े बड़े जो इस प्रकार के सामाजिक संघर्षों का जन्म होता है और इसमें कई बार बहुत सारे लोगों को इसमें हानि भी पहुंचती है। फिर है राष्ट्रीय संपत्ति का असमान वितरण। हमारे यहाँ पर यह है कि कई जो हैं समूह या कई कैडर जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें निर्धन और अमीरों के बीच में बहुत बड़ा वर्ग जो अंतर जो है वो पाया जाता है और उनमें जो है लंबे समय से संघर्ष जो है वो जारी रहता है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि आर्थिक जो दूरी है उसको कम नहीं किया जा सकता और जो समर्थ लोग हैं वो निर्धन लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं और इसी कारण से वो अपना आधिपत्य जमाते रहते हैं और जो निर्धन है वो अपने अधिकारों को ग्रहण करने के लिए या अपना हक पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए ये सामाजिक संघर्ष पाया जाता है। फिर है दोषपूर्ण सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचे के दोषपूर्ण होने के कारण से जो हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा का शिखर के स्थान पर पहुंचने पर जो लोग नीचे तबके के हैं और जो मध्य के हैं, जो ऊपर के हैं, उनमें आपस में अंतर पाया जाता है। तो समाज जो है 3 वर्गों के अंदर विभाजित रहता है, उसमें है उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। तो सामाजिक असमानता जो है वो भी इस सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है। तो इसी कारण से पिछड़ा वर्ग और उन्नत वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है वो पाया जाता है। फिर है सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सामाजिक संघर्ष को उत्पन्न करने के अंदर सामाजिक भिन्नताओं का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं और यदि हम दूसरी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का विश्वास, मूल्य, परंपरा और आदि को अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं तो ये विरोध जो है परस्पर सामने आ जाता है और ये विरोध ही संघर्ष का कारण
बन जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृति के कारण भी दो संप्रदायों के अंदर जो है संघर्ष होता रहता है। फिर है निराशा। सामाजिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो निराशा भी है कि जब हम कोई समूह अपने लक्ष्य को पूरा कर पाने के अंदर असफल हो जाता है तो वह निराशा का शिकार हो जाता है। इस प्रकार से इसका समाधान निकालने के लिए विभिन्न जो कमज़ोर और उस प्रकार जो कमज़ोर और भिन्न लोग हैं उनको जो है उनकी आक्रामकता और हिंसा को शांत करने के लिए इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है उसको अपने अधिकारों की पूर्ति उसकी होती रहे। तो इस प्रकार से जो वो निराशा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जन्म जो है वो नहीं लेनी चाहिए। फिर है सामाजिक संघर्ष जो है उसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि एक उचित अनौपचारिक जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो है वो विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को या बालक को दी जाती है, पर एक अनौपचारिक शिक्षा जो है उसका कोई संस्थान नहीं होता, उसका कोई विद्यालय नहीं होता और वो जो है मुख्य रूप से माता पिता या परिवार के माध्यम से बालक को दी जाती है और अप्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में ये शिक्षा उन्हें दी जाती है। तो इस प्रकार से अपने समूह और दूसरे समूह के साथ उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और समाज में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ये सारा ज्ञान जो है वो बालक को माता पिता के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। तो ये उचित अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए जिससे कि सामाजिक संघर्ष को दूर किया जाए। फिर दूसरा है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। तो वर्तमान जो सामाजिक हमारा ढांचा है उसमें जो 3 वर्ग बने हुए हैं, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जो कि पूर्णतः सामाजिक आर्थिक स्थिति के ऊपर से निर्भर है। तो इस बीच की जो दूरी है उसको कम किया जाना चाहिए। साथ ही समाज के अंदर जो ब्राह्मण और उच्च जाति के जो लोग हैं जो हिंदुओं के साथ या जो निम्न तबके की जातियां जिन्हें माना जाता है कि हरिजन हैं या जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनसे छुआछूत की जाती है, उन सब चीज़ों को समाप्त किया जाए और सबको राजनीतिक और धार्मिक समूह में जो है आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए जिससे कि ये वर्ग संघर्ष समाप्त हो पाएगा। फिर है राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण जो है वो किया जाना चाहिए कि हमारी जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है जो जनता के बीच यथासंभव उनको समान रूप से वितरित की जानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो समर्थ हैं उन्हीं को हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे और जो निर्धन है वो रोटी कपड़े और मकान की जो सामान्य आवश्यकता है उसके लिए भी हमेशा उनको की कमी बनी रहती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण की विषमता को दूर करने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। अब दूसरा संघर्ष जो होता है वो है भावात्मक संघर्ष। ये भावात्मक संघर्ष जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले विपरीत संवेगों या इमोशनली रूप से उनमें किसी न किसी रूप से जो है ये उत्पन्न होता है और इसमें आंतरिक संवेगों की उत्पत्ति के कारण से मुख्य रूप से जो है ये है मानसिक होता है और इसमें ये जो इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है इसमें जो है जो करता है उसके ऊपर उसका सरदर्द होता है और कुछ समय पश्चात धीरे धीरे ये समाप्त भी हो जाता है। परंतु बालक को अगर 2 से 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष तक जो बालक में अंतर्द्वंद घिरा रहता है, अगर उसे जो है एक सही वातावरण मिलता है तो इस प्रकार का संघर्ष जो है उत्पन्न होने की समस्या कम रहती है। तो बहुत सारी इस प्रकार से जो अनसुलझी समस्याएं होती हैं वो बालक में जन्म से ही होती हैं और वो उसके अचेतन मन के अंदर कहीं बनी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से ये जो इमोशनली या भावात्मक जो पीड़ा है उसको जो है बालक में प्रारंभ से ही दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि उसको इनसे मुक्त होने का उपाय भी पता हो कि किस प्रकार से वो अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण रख पाएगा। भावात्मक संघर्ष को समाप्त करने के लिए कुछ विधियां होती हैं जिसमें है शोधन कि ये व्यक्ति में तनाव अधिक होता है तो वह किस प्रकार से अपने धर्म के द्वारा, आर्ट के द्वारा या किताबों या साहित्य के माध्यम से या अन्य क्रियाओं में रुचि लेकर के अपने तनाव को कम कर सकता है। फिर है पृथक्करण कि इसमें वो तनाव कम करने के लिए उस परिस्थिति से स्वयं को अलग कर ले। तो ये एक कला जो है वो व्यक्ति को आनी चाहिए। फिर है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन कि इसमें व्यक्ति जो है अपने दोष का आरोपण दूसरे पर करता है कि जैसे मान लो अगर कहते हैं कि
बढ़ई के द्वारा बनाई गई या जैसे उसके द्वारा कारपेंटर के द्वारा बनाई गई अगर कोई वस्तु टेढ़ी हो जाए तो वह कहता है कि अपने ऊपर दोष ना लेकर के लकड़ी के ऊपर दोष डाल देता है। तो इस प्रकार से वो दोषारोपण ना कर करके और ये चीज़ स्वीकार करना शुरू करे कि व्यक्ति का जो दोष है वो स्वयं में है। इसी अगला जो फिर है निर्भरता, कि व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर या दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होकर के अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है। तो इसके कारण से वो अपने सांसारिक कष्टों से दुखों से मुक्त होना चाहते। तो ऐसा ना कह करके उसको व्यक्ति को जो स्वयं को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संघर्ष हैं उनको समाप्त किया जा सकता है।